Hello students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 10 of electrochemistry. In this lecture, we will cover the topic cell potential and Nernst equation. ये हमारे चैप्टर का 11th टॉपिक है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। Nernst equation is used to relate either half cell potential or EMF of a cell with the concentration of the involved species. So Nernst equation का यूज क्या है? किसी हाफ सेल का पोटेंशियल या फिर पूरे सेल का पोटेंशियल। पूरे सेल को पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? EMF. So Nernst equation relate either half cell potential or EMF of a cell with the concentration of the involved species. Let us first consider a redox change in a electrochemical cell. मान लेते हैं ये एक redox reaction हमें दिया है, XA plus YB gives us ZC plus AD, where A, B, C and D are the species whose concentrations vary. मतलब A, B, C, D ऐसी स्पीशीज हैं जिनका कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान बदलता है। दैट इज दे आर आइदर गैसेस और सॉल्यूशन फेजेस। मतलब ये या तो गैस है या सॉल्यूशन फेज को बिलोंग करती है। देखिए इस रिएक्शन में अगर हम स्पीशीज ए की बात करें तो हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं? द फ्री एनर्जी per mole of A can be given thermodynamically as G of A is equal to Ga naught plus RT ln concentration of A. यहां पर Ga है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ A, Ga naught ये है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ A, और स्क्वायर ब्रैकेट में जो A लिखा है वो क्या है? वो है कंसंट्रेशन ऑफ A. सो एक मोल के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, पर इस रिएक्शन में ए के x मोल्स हैं सपोज। सो फॉर x मोल्स ऑफ a वी कैन राइट x इंटू जी ए इज इक्वल टू x इंटू जी ए नॉट प्लस x इंटू आर टी एल एन कंसेंट्रेशन ऑफ a. अब यहां पर ये जो x लिखा है उसको हम कंसेंट्रेशन ऑफ a की पावर में लिख देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? फॉर x मोल्स ऑफ a x इंटू जी ए इज इक्वल टू x इंटू जी ए नॉट प्लस आर टी एल एन कंसेंट्रेशन ऑफ a की पावर x. अब सिमिलर वे में बाकी स्पीशीज के लिए भी हम लिख सकते हैं y इंटू जी बी इज इक्वल टू वाई जी बी नॉट प्लस आर टी एल एन डी की पावर y, z इंटू जी सी is equal to z into gc naught plus rt ln concentration of c की power z, and a into gd is equal to a into gd naught plus rt ln concentration of d की power a. अब अगर ओवरऑल रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज की हम बात करें, सो द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द ओवरऑल रिएक्शन यानी डेल्टा जी कैन बी डिड्यूस्ड एज z इंटू जी सी प्लस ए इंटू जी डी माइनस एक्स इंटू जी ए प्लस वाई इंटू जी बी, यानी प्रोडक्ट्स की टोटल गिव्स फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की टोटल गिव्स फ्री एनर्जी. दिस विल बी द डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन. अब ये जो हमने टर्म्स डिड्यूस करे थे, z इंटू जी सी होगा z जी सी नॉट प्लस आर टी एल एन सी की पावर z, a इंटू जी डी होगा a इंटू जी डी नॉट प्लस आर टी एल एन डी की पावर a, x इंटू जी ए होगा x इंटू जी ए नॉट प्लस आर टी एल एन ए की पावर x, और y इंटू जी बी होगा y इंटू जी बी नॉट प्लस आर टी एल एन
बी की पावर वाई। यहां पर अगर हम जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी वाले टर्म्स हैं उनको कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, Z इंटू जी सी नॉट प्लस ए इंटू जी डी नॉट माइनस एक्स इंटू जी ए नॉट प्लस वाई इंटू जी बी नॉट। और जो एल एन वाले टर्म्स हैं उनको अगर हम एक साथ ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, आर टी एल एन कंसेंट्रेशन ऑफ सी की पावर Z इंटू डी की पावर ए अपॉन ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। तो ये एक वो फेमिलियर सा टर्म मिल गया है हमें जो इक्विलिब्रियम में भी हम लिखते हैं एज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, concentration of products raised to their stoichiometric coefficients upon concentration of reactants raised to their stoichiometric coefficients. So अभी तक यहां लिख लिया है, अब इसके आगे थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहां से रिलेशन क्या बनकर आ गया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन सी की पावर Z, डी की पावर ए की पावर X और B की पावर Y। इसी को तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये टर्म आपने ये इक्वेशन एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ी होगी, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। तो ये के का ही तो काम कर रहा है। सो वेयर डेल्टा जी नॉट इज the free energy change when all the reactants and products are present at 1 molar concentration. Delta G naught is the free energy change जब सबका concentration कितना हो जाए 1 molar। अगर इन सबका concentration 1 molar हो गया तो ये हो जाएगा ln1 यानी 0। तो डेल्टा G naught क्या होगा, डेल्टा G तब जबकि सबका कंसंट्रेशन है 1 मोलर। जबकि डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी इज द फ्री एनर्जी चेंज एट एनी अदर कंसंट्रेशन और एट एनी गिवन कंसंट्रेशन। दिस इज द फ्री एनर्जी चेंज, दिस इज द फ्री एनर्जी चेंज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इज 1 मोलर। तो देखिए एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन occurring in a cell occurs with a decrease in free energy। देखिए ये तो केमिस्ट्री का एक जनरल रूल ही है कि केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन है अगर वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है तो उसमें हमेशा फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है। सो इफ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज occurring in a cell, it occurs with a decrease in free energy. This decrease in free energy brings in an equivalent amount of electrical work। फ्री एनर्जी के कम होने से जो सिस्टम है वो उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क करता है। जितनी फ्री एनर्जी उसकी कम होगी उतना ही इलेक्ट्रिकल वर्क वुड बी डन बाय द सिस्टम। So this decrease in free energy brings in an equivalent amount of electrical work obtainable from a given system over and above any PDV energy that can be delivered to the surrounding। तो अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स में ये वाला टॉपिक पढ़ा है कि जो भी डेल्टा जी होता है वो होता है नॉन पीडीवी वर्क के बराबर, यानी पीडीवी वर्क के अलावा और जो भी वर्क होता है उस वर्क का मैग्नीट्यूड डेल्टा जी के बराबर होता है। सो दिस डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ब्रिंग्स इन एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। यहां पर जो नॉन पीवी वर्क हो रहा है वो कौन सा वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम अ गिवन सिस्टम ओवर एंड अबव any PDV energy that can be delivered to the surrounding। यानी डेल्टा G is equal to non PV वर्क, और यहां पर जो नॉन पीवी वर्क है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्क है। सो डेल्टा G is equal to the electrical work which can be obtained from the system।
So this can be calculated by the total charge driven through the cell and the potential difference. यानी जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो इलेक्ट्रिकल वर्क हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. सो जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क ऑब्टेन होगा हमारे सेल से उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द टोटल चार्ज ड्रिवन थ्रू द सेल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस. thus माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंटू ईएमएफ ऑफ द सेल, या फिर माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एनएफ इंटू ई सेल. यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इंडिकेट्स डिक्रीज ऑफ फ्री एनर्जी एंड इट implies that as E cell becomes more and more positive, delta G will become more and more negative, making the reaction spontaneous. तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं. इलेक्ट्रिकल वर्क जो भी ऑब्टेन हो रहा है सिस्टम से वो होगा माइनस डेल्टा जी के बराबर. माइनस डेल्टा जी को हमने लिखा टोटल चार्ज इंटू ईएमएफ ऑफ द सेल. टोटल चार्ज कितना होगा, हम जानते हैं कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे. लेटस से रिएक्शन में n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, n इंटू एफ. सो दिस इज द टोटल चार्ज इंटू ईएमएफ ऑफ द सेल, और ईएमएफ ऑफ द सेल को हमने इंडिकेट करा एज ई सेल. तो यहां से हमें ये रिलेशन मिल गया कि माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एनएफ इंटू ई सेल. और नेगेटिव चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इंडिकेट्स डिक्रीज ऑफ फ्री एनर्जी, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है. सिस्टम वर्क कर रहा है मतलब उसकी फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है. And it implies that as E cell becomes more and more positive, delta G will become more and more negative, making the reaction spontaneous. कोई भी रिएक्शन spontaneous हो उसके लिए जरूरी क्या है कि डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव. डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब ई सेल पॉजिटिव होगा. तो हम यहां पे दो तरीके से कह सकते हैं कि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा. एक तरीका है कि उसका डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और दूसरा तरीका है उसी बात को कहने का कि उसका ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए. अगर किसी रिएक्शन का ई सेल पॉजिटिव है मतलब वो रिएक्शन, वो सेल रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. ये सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एनएफ ई नॉट सेल. यहां पर डेल्टा जी नॉट क्या है, यह है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और ई नॉट सेल क्या है, यह है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल. स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जब भी कंसंट्रेशन सारी स्पीशीज का 1 मोलर के बराबर हो. सो देयरफॉर वी कैन राइट इक्वेशन 1 एज, इक्वेशन 1 क्या थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन कंसंट्रेशन टर्म्स. अब डेल्टा जी की जगह हम लिख देंगे माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नॉट की जगह लिख देंगे माइनस एन एफ ई नॉट सेल. बाकी सब टर्म्स तो वैसे ही रहेंगे. अगर तो यहां तक क्लियर है, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर जेड, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई. अब अगर इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ माइनस एन एफ से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन एंड द कंसंट्रेशन टर्म्स. तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये क्या कर रही है, ये ई सेल और ई नॉट सेल के बीच में रिलेशन दे रही है. ई सेल और ई नॉट सेल
यहां पर जो ई नॉट सेल है, इसका मतलब क्या है? इट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इज 1 मोलर। वहीं ई सेल क्या है? ई सेल इज द ईएमएफ ऑफ द सेल एट द गिवन कंसंट्रेशंस। जो भी कंसंट्रेशंस गिवन है, उन गिवन कंसंट्रेशंस पर जो भी सेल का ईएमएफ होगा वो हम ई सेल से इंडिकेट करते हैं, और ई नॉट सेल इज द ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज आर 1 मोलर ईच। देखिए, ये इक्वेशन आ गई अभी हमारे पास कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन कंसंट्रेशन टर्म्स। अब इस इक्वेशन में अगर टेम्परेचर हमने पुट किया 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर, आर की वैल्यू पुट करी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, एफ की वैल्यू डाली 96,500 कूलम, और एलएन को हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा करने पर, ये सारी वैल्यूज डालने पर हमें एक ये इक्वेशन मिल जाएगी, विच इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर जेड, डी की पावर ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। तो ये जो इक्वेशन है, this equation is called as Nernst equation. This equation is called Nernst equation, which is applicable to half cell reactions as well as to complete cell reactions. जो Nernst equation है उसको हाफ सेल रिएक्शन पे भी लगा सकते हैं और कंप्लीट सेल रिएक्शन पे भी लगा सकते हैं। Nernst equation का काम क्या है? Nernst equation ई नॉट को रिलेट करता है ई से। ई सेल इज रिलेटेड टू ई नॉट सेल विद द हेल्प ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन। यहां पर एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। दीज आर द कंसंट्रेशन टर्म्स। ई सेल और ई नॉट सेल आर द ईएमएफ एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। देखिए, ये जो डैनियल सेल है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि Zn सॉलिड इज गोइंग टू Zn2 प्लस। उसका कंसंट्रेशन दिया है क्योंकि ये एक आयन है, मतलब सोल्यूशन में है, तो इसका कंसंट्रेशन दिया होता है। ये सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन नहीं दिया। बीच में सॉल्ट ब्रिज है, फिर Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, C2 मोलर, और उसके बाद फाइनली Cu सॉलिड। तो ये जो डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ये अज्यूम करता है दैट जिंक इज द एनोड एंड कॉपर इज द कैथोड। यहां पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं ये लिखते वक्त कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है, मतलब जिंक इज द एनोड एंड कॉपर इज द कैथोड। दैट इज द अजम्पशन, तभी हमने ऐसा रिप्रेजेंटेशन लिखा है। बट such an assumption would be true only if the cell potential is positive. मैंने आपको बताया था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है, और कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली अगर हो रहा है तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए या फिर ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस सेल को अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियसली जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कॉपर रिड्यूस हो जाएगा। बट सच एन अजम्पशन वुड बी ट्रू ओनली इफ इस सेल का जो भी ई सेल है वो ई सेल कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सो नाउ लेट अस लुक कि हम ये ई सेल जो बार बार हम कहते आ रहे हैं कि ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, आइए अब हम देखते हैं कि ये ई सेल निकाला किस तरह से जाता है। अब आइए देखते हैं कि सेल पोटेंशियल यानी ईएमएफ ऑफ द सेल यानी ई सेल, उसको हम किस तरह से निकालते हैं।
the cell potential is given in the following three ways, of which we will choose the third one in all our problems. तो तीन तरह से किसी भी सेल का ईएमएफ निकाला जा सकता है. ई सेल इज इक्वल टू ई आर पी कैथोड प्लस ईओपी एनोड. तो ये सबसे पहला तरीका है और ये समझने में भी सबसे ज्यादा लॉजिकल तरीका है, क्योंकि देखिए कैथोड पर तो रिडक्शन हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो अगर हमें पूरे सेल का ईएमएफ निकालना है तो हमें कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा. हमने आखिर क्या कहा कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है? जब उसका ई सेल पॉजिटिव होता है. ई सेल पॉजिटिव कब होगा या फिर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब कैथोड पर रिडक्शन अच्छे से हो जाए और एनोड पर ऑक्सीडेशन अच्छे से हो जाए. यानी ईआरपी भी पॉजिटिव होना चाहिए और ईओपी एट एनोड वो भी पॉजिटिव होना चाहिए. तो इसलिए ई सेल किसके बराबर होता है? ई सेल इज इक्वल टू ईआरपी कैथोड प्लस ईओपी एनोड. सो दिस इज द फर्स्ट वे टू एक्सप्रेस ई सेल. एक और तरीका क्या हो सकता है ई सेल को लिखने का, कि दोनों ही अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखें तब क्या हो जाएगा? ईओपी एनोड ये तो ऐसा ही रहेगा, पर जो ईआरपी कैथोड है अगर उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना है तो माइनस साइन लग जाएगा. यानी दूसरा तरीका क्या हो गया? ईओपी एनोड माइनस ईओपी कैथोड. एक ये भी तरीका हो सकता है लिखने का. एक और तरीका क्या हो सकता है? ई सेल इज इक्वल टू ईआरपी कैथोड. तो ईआरपी कैथोड को तो ऐसे ही लिख दिया हमने, पर ये जो ईओपी एनोड था उसको क्या लिख दिया? माइनस ईआरपी एनोड, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. सो दीज आर द थ्री डिफरेंट मेथड्स. पर इनमें से ये जो तीसरा मेथड है यही हम हर प्रॉब्लम में यूज करते हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिए होते हैं. ये बात हमने मान ली कि कैथोड पे तो रिडक्शन हो रहा है पर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर भी आपको एनोड के लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया रहता है क्वेश्चंस में. तो ये थोड़ी एक खास बात है. कैथोड पर तो रिडक्शन हो रहा है तो इट मेक्स सेंस कि कैथोड के लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है. एनोड पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर भी क्वेश्चंस में एनोड के लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया रहा होता है. तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है क्वेश्चंस करने में. वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई सेल. ई सेल यानी ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. तो इसको आपको स्पेशली याद रखना है. बार बार इस फॉर्मूला का यूज होगा in order to find out the value of E cell. E cell is equal to reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. Okay, students, now we will do a question. So this was asked in IIT 2011. एक बार पढ़ते हैं. Standard electrode potential for SN4 plus slash SN2 plus couple is plus 0.15 volt, and that for the CR3 plus slash CR couple is minus 0.74 volt. These two couples in their standard state are connected to make a cell. The cell potential will be. So this is the question for us. अब यहां पर हमें कई चीजों पे ध्यान देना जरूरी है. पहली चीज तो ये है कि ये जो भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिए हुए हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. तो जिस तरह से इस क्वेश्चन को लिखा गया है SN4 प्लस स्लैश SN2 प्लस,
Cr3+/Cr, इसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। और अगर मान लीजिए कभी कुछ नहीं दिया होता है क्वेश्चन में और सिर्फ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड यूज किया होता है, अगर ये नहीं लिखा होता कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, अगर ये नहीं दिया होता है तो भी आपको ये मान के ही चलना है कि जो भी वैल्यूज दी हुई है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। सो दीज आर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल for the two couples which are given to us. These two couples in their standard state are connected to make a cell. The cell potential will be. तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। तो आइए अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखें। तो यहां पर जो हमें पहली बात ये सोचनी है कि अगर इन दोनों कपल को मिलाकर एक सेल बनाया जा रहा है तो उस सेल में एनोड का काम कौन कर रहा है और कैथोड का काम कौन कर रहा है। अब ये चीज कैसे बताएंगे हम? तो देखिए, ये दोनों तो रिडक्शन पोटेंशियल ही है। अब ये जो पहला कपल है Sn4+ गोज टू Sn2+, उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब उसके लिए रिडक्शन ज्यादा फीजिबल है या स्पॉन्टेनियस है उसका रिडक्शन होना। जबकि ये जो दूसरा वाला कपल है इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो नेगेटिव है। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब इसका रिडक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि कैथोड पर जो रिएक्शन होगा, जो स्पॉन्टेनियसली कैथोड पे जो रिएक्शन होगा, दैट वुड बी Sn4+ plus 2 electrons giving us Sn2+। ये कैथोड पर होगा। जबकि एनोड पर क्या रिएक्शन होगा? एनोड पर ऑक्सीडाइज होना है तो क्रोमियम विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू Cr3+। क्वेश्चन में क्या दिया है उसको देख के कंफ्यूज मत हो। क्वेश्चन में तो दोनों ही रिड्यूस होते हुए दिखाए हैं ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों ही रिड्यूस हो रहे होंगे। एक रिड्यूस हो रहा होगा और एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, तो ये आपको जज करना पड़ता है। क्वेश्चन में तो वो ऐसे ही लिख देगा, हमने जज किया कि ये रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा। अब अगर हमें पता चल गया कि कैथोड पर क्या होगा और एनोड पर क्या होगा, तो हम इसका ई सेल निकाल सकते हैं। ई सेल निकालने के लिए जो मैंने आपको तीसरा फॉर्मूला बताया था उसका यूज करेंगे हम। ई सेल वुड बी गिवन एज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो जो कैथोड पर रिएक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? +0.15। और जो एनोड पर रिएक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। फिर से याद रखिएगा, इवन दो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है फिर भी इस फॉर्मूले में जो हमने वैल्यू लेनी है वो एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यू ही लेनी है। तो यहां पर आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है -0.74, तो आपको -0.74 ही लेना है, कोई साइन में चेंज नहीं होगा। आप ऐसा मत समझना कि ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इस वैल्यू को मैं रिवर्स कर दूं। भाई इस वैल्यू को क्यों छेड़ना, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना, और इस फॉर्मूला में भी तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही तो लेना है। इवन दो ऑक्सीडेशन हो रहा है फिर भी इस फॉर्मूला में तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। यानी यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे और वो कितनी है? -0.74। तो इस रिएक्शन का ई सेल कितना आ गया? +0.15 प्लस 0.74 मतलब 0.89। So that would be the answer
to this question. 0.89 volt is the EMF of this cell which is made up by these two reactions. So here is another type of question that is commonly asked. The standard reduction potentials of Cu2 plus slash Cu and Cu2 plus slash Cu plus are 0.34 volt and 0.16 volt. The standard electrode potential of Cu plus slash Cu half cell is. तो इस टाइप के कई सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर आपको कोई दो हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल दिए होंगे और किसी तीसरे हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल पूछा जाएगा। तो एक बार पॉज कीजिए, जरा सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो यहां पर हमें जो अलग अलग रिएक्शंस हो रहे हैं पहले उनको रिप्रेजेंट कर लेना चाहिए। जो पहला कपल दिया है Cu2 प्लस स्लैश Cu, उसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस Cu। इस रिएक्शन का E नॉट मुझे दिया हुआ है। E नॉट क्यों बोला? क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना, यानी इस रिएक्शन का E नॉट मुझे दिया हुआ है 0.34। अगर E नॉट दिया है तो इस रिएक्शन का डेल्टा G मैं लिख सकता हूं, लेट डेल्टा G1 नॉट, ये होगा माइनस NF E नॉट। और N कितना है? सिंस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड तो इसका N कितना है? 2। तो इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा G1 नॉट होगा वो कितना होगा? माइनस 2F इंटू E नॉट, और E नॉट कितना है? 0.34। तो ये इस रिएक्शन की डेल्टा G1 नॉट हमें लिख दिया। जो दूसरा रिएक्शन दिया है वो क्या है? Cu2 प्लस स्लैश Cu प्लस। मतलब अगर इसको रिएक्शन के रूप में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Cu प्लस। इस रिएक्शन का जो डेल्टा G होगा वो कितना होगा? डेल्टा G2 नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE। अब इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, मतलब इसका N कितना है? 1। तो ये हो गया माइनस F इंटू E नॉट कितना है इसका? 0.16। तो ये हो गई दूसरे रिएक्शन की बात। अब जो तीसरा रिएक्शन है जिसका E नॉट डिजायर्ड है उस रिएक्शन को भी एक बार लिख लेते हैं। Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Cu। तो इस रिएक्शन का E नॉट हमें निकालना है। लेट अस से इस रिएक्शन का जो डेल्टा G है, डेल्टा G3 नॉट, उसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे? यहां पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब इसका N क्या है? 1। तो ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू F इंटू E नॉट, और ये E नॉट हमें निकालना है। अब ये E नॉट हम सोचिए कैसे निकाल पाएंगे। तो अगर पहला और दूसरा रिएक्शन मैं देखूं तो इन दोनों रिएक्शन को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि थर्ड रिएक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड by multiplying first reaction by 1 and second reaction by -1। अगर फर्स्ट रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करूं और सेकेंड रिएक्शन को -1 से मल्टीप्लाई करूं
और उन्हें फिर मैं ऐड कर दूं, तो ऐड करने पर मुझे थर्ड रिएक्शन मिल जाएगा। ये आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, क्या ये बात ट्रू है? बिल्कुल। तो अगर ऐसा करने से थर्ड रिएक्शन ऑब्टेन हो रहा है, तो इसका मतलब इनकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो भी उसी तरह से ऐड होंगी, यानी डेल्टा G3 नॉट, दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू डेल्टा G1 नॉट प्लस -1 इंटू डेल्टा G2 नॉट, यानी डेल्टा G1 नॉट माइनस डेल्टा G2 नॉट। ऐसा करने से डेल्टा G3 नॉट हमें मिल जाएगा। अब अगर डेल्टा G3 नॉट हमें पता चल गया तो E नॉट भी हमें पता चल जाएगा। तो आइए अब उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखिए, डेल्टा G3 नॉट किसके बराबर है? -F इंटू ई नॉट। तो डेल्टा G3 नॉट की जगह मैंने लिख दिया -F इंटू ई नॉट। डेल्टा G1 नॉट किसके बराबर है? -2F इंटू 0.34 माइनस डेल्टा G2 नॉट। और डेल्टा G2 नॉट किसके बराबर है? -F इंटू 0.16। तो मुझे क्या मिल गया यहां पर? -F इंटू ई नॉट इज इक्वल टू -2F इंटू 0.34 प्लस F इंटू 0.16। अल्टीमेटली मेरे को यहां से ई नॉट निकालना है। अगर ई नॉट निकालना है तो पूरे एक्सप्रेशन को -F से डिवाइड कर देते हैं। पूरे को -F से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ई नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू 0.34 माइनस 0.16, डिवाइडिंग द एंटायर एक्सप्रेशन बाय -F, यानी ई नॉट कितना आ गया? 0.68 माइनस 0.16 एंड दिस इज इक्वल टू 0.52 वोल्ट। तो इस तरह से ये जो अननोन ई नॉट था वो हमें पता लग गया। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जब दो रिएक्शन का ई तो आपको दिया होगा और किसी तीसरे रिएक्शन का ई आपको निकालना होगा, तो तब आप डेल्टा जी का कंसेप्ट उसमें इवोक करें। डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE, इस तरह से लिखें। फिर सिंपल हेस लॉ लगाइए, जैसे यहां पर मैंने लगाया डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट माइनस डेल्टा G2 नॉट। ऐसा करने से जो भी अननोन है वो हमें मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अभी भी नर्न्स्ट इक्वेशन और सेल पोटेंशियल ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी टॉपिक को हम अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे, पर इस लेक्चर के लिए अभी इतना ही। थैंक यू।